गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज के महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसे शॉर्ट में ई बैंकिंग बोला जाता है। बैंकिंग के दौर में पीछे के सालों की अगर तुलना की जाए तो बहुत से आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में भी वो परिवर्तन हो रहे हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैं, उनमें नए प्रावधान किए जा रहे हैं, नई चीज़ें आ रही है। जो मेजर चेंजेस हमारे सामने देखने का आया था, एक पुराने बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें और उसकी वर्तमान में जो बैंकिंग सिस्टम है उससे तुलना की जाए तो मेजर चेंजेस जो था वो कंप्यूटर के आविष्कार के बाद में इसमें देखने को मिला। पहले जो बाई हैंड लेन देन होते थे वो सारे कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने लग गए, तो इस चीज़ का नाम पड़ा ई बैंकिंग। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के दौर में जब आई तो आर्थिक क्षेत्रों में क्या होते व्यापक परिवर्तन हुए थे, और उन्हीं परिवर्तनों के अंदर एक था आपका बैंकिंग क्षेत्र के सुधार या आर्थिक जो परिवर्तन थे वो। तो इनमें एक नवीन अभिनव बैंकिंग प्रणाली यानी इनोवेटिव बैंकिंग सिस्टम को अपनाने की आवश्यकता महसूस होने लगी, जिससे क्या हो कि बैंकिंग क्रियाएं कुशलता से चले, प्रबंधन उनका ज़्यादा अच्छा हो, ग्राहकों को भी संतुष्टि ज़्यादा मिले। तो अब इन सब चीज़ों की आवश्यकता जब महसूस हुई तो इनके अंदर इनोवेटिव बैंकिंग सिस्टम को अपनाया गया। और जो इनोवेटिव बैंकिंग सिस्टम था, जो अभिनव बैंकिंग था, इसी को एक नाम क्या दिया गया आपका इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग, इसका नाम दिया गया। ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग से तात्पर्य है, जैसे हम शॉर्ट में समझना चाहें तो जैसे एक वित्तीय संस्था है, उसके ग्राहकों को सारी चीज़ें एक वेबसाइट पे मिल रही है और वो लेन देन हार्ड में करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर रहे हैं, उनको सुविधा मिलती है। तो एक तरह से क्या है, ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की प्रणाली है। इस प्रणाली में क्या होता है कि बैंक अपना व्यवहार ग्राहकों को अधिकतम सुविधा प्रदान करने के लिए करते हैं। एक तरह से वर्चुअल बैंकिंग हम इसको कह सकते हैं। यानी एक तकनीकी के ऊपर आधारित एक संरचना का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो एक नेटवर्क के रूप में सबको जोड़कर और आपस में जो लेन देन होते हैं उनका निपटान किया जाता है। तो ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बैंक अपने ग्राहकों को एक सामान्य कंप्यूटर अथवा अन्य किसी विशिष्ट तकनीकी के माध्यम से उसके खाते संबंधी सामान्य जानकारियाँ, बैंक के उत्पाद तथा सेवाओं की जानकारी क्या करता है, प्रदान करता है। इंटरनेट बैंकिंग में उत्पाद सेवाओं को थोक एवं खुदरा दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इंटरनेट बैंकिंग में क्या क्या सेवाएं हमें मिल सकती है। तो जो मेनली होलसेल की अगर बात करें तो इसमें रोकड़ का प्रबंध आप कर सकते हैं, बिल का पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, स्वचालित क्लियरेंस क्रय का व्यवहार करते हैं। क्लियरेंस क्रय क्या होता है, जैसे आपके चेक वगैरह होते हैं तो उनको निपटान किया जाता है, खाते की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, फंड्स को आप उनका हस्तांतरण कर सकते हैं, बिलों का भुगतान होता है, ऋण की, ये सारी चीज़ें इसमें की जाती है। इंटरनेट के बढ़ते प्रयोग ने बैंकिंग क्षेत्र में क्या क्या क्रांति सी ला दी है। यानी नेट बैंकिंग के माध्यम से आपका क्या है, एक तरह से मेजर चेंजेस इसमें आए हैं। और कंप्यूटर के माध्यम से एक साइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी आपको ना बैंक जाने की आवश्यकता है, ना ही बैंक के व्यक्ति को आपके पास आने की आवश्यकता है, और आप घर बैठे बैठे अपने सारे लेन देन जो है वो एक क्लिक के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में अंतर बैंक हस्तांतरण एक प्रकार की विशिष्ट सेवा होती है जो ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अन्य बैंक के कोषों को हस्तांतरण की सुविधा क्या करती है, प्रदान करती है। इसी तरह से जैसे खुदरा में भी जैसे सारी चीज़ें हो गया, खातों की जानकारी, कोषों का हस्तांतरण, ये सारी चीज़ें, और थोक के अंदर आप जैसे रोकड़ का प्रबंधन, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो एक सुविधाएं मिलती है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से। जैसे कि आपका नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया। नेफ्ट क्या होता है, आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी जैसे बोलते हैं ना हम, कि बैंक में जाके नेफ्ट करा देना या आरटीजीएस करवा देना। तो ये क्या होता है, फंड ट्रांसफर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। नेफ्ट का आप लिख लीजिए, फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। यानी एक तरह से एक ऐसी सेवा है जो बैंकों के मध्य क्या होता है, कोषों के हस्तांतरण के लिए काम में ली जाती है। जैसे आपका अकाउंट है और आप किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा भेजना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है नेफ्ट। दूसरा होता है इसके अंदर जो मुख्य है वो है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये भी क्या होता है, धन हस्तांतरण का ये उसी समय ऑन द टाइम हो जाता है, जबकि नेफ्ट में थोड़ा टाइम लगता है, एक प्रोसेस के थ्रू होता है। आरटीजीएस का मतलब है उसी टाइम आपने जो पैसा लगाया है वो आपका क्या होता है, उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। आरटीजीएस में कोई सीमा नहीं होती है अधिकतम, जबकि नेफ्ट वगैरह में आपकी सीमाएं होती है। तो ये दोनों क्या है, फंड ट्रांसफ़र करने के अलग अलग तरीके हैं। अब बात करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, ई बैंकिंग के प्रमुख उपकरण या सेवाएं कौन से हैं, यानी इंपॉर्टेंट टूल्स कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बैंक जो सेवाएं हैं वो हमें प्रदान की जाती है। सबसे पहला आपका आता है एटीएम।
ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जो हम आज साधारण रूप से हर कोई इसको यूज़ करता है। ये एक तरह से एक ऐसी मशीन है जैसे हमें ना बैंक जाने की आवश्यकता है, हमारे पास एक कार्ड है, उसके हम बैंक में डालेंगे और हमें पैसा मिलेगा। तो ये भी क्या है, ई बैंकिंग का मुख्य पार्ट है। दूसरा आपका आता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपके खाते में पैसे नहीं है, लेकिन बैंक आपको एक कार्ड देता है जिससे आपको सुविधा मिलती है कुछ टाइम के लिए फंड यूज़ करने की। कुछ टाइम के बाद आपको वो पैसा अपने अकाउंट में जमा कराना होता है। डेबिट कार्ड का मतलब होता है आपके खाते में पैसा पड़ा है, बैंक आपको एक कार्ड प्रदान करता है जिसको आप कहीं भी उससे कुछ खरीदारी या उससे पेमेंट या ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस होता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में। इस तरह से आपके स्मार्ट कार्ड होते हैं जो आपको अलग अलग परचेजिंग, शॉपिंग या कुछ करने के लिए काम में आते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, EFT जिसको बोला जाता है। यानी जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि RTGS हो गया, आपका नेफ्ट हो गया, तो एक तरह से क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के तरीके हैं। नेक्स्ट इसकी जो ई बैंकिंग की जो टूल्स हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक चेक रिकॉर्डिंग। पहले क्या होता था कि चेक, आपने किसी व्यक्ति पे चेक लिखा है, किसी व्यक्ति को पेमेंट करना है चेक से, तो आपको वो चेक उसे देते थे, वो अपने बैंक में लगाता था, फिर वो उस दूसरे बैंक में जाता था जिस बैंक से संबंधित है, फिर उसको चेक करते थे कि सही है या नहीं, खाते में पैसा है या नहीं है, फिर उसका क्लियरेंस होता था और फिर वापस वो समाशोधन गृह में जाके उस व्यक्ति के खाते में जमा होता था। अब उसकी जगह क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक रिकॉर्डिंग कर दी है आजकल। तो इसमें क्या होता है कि चेक की एक फ़ोटो खींच के उसे संबंधित शाखा में भेज दिया जाता है और उसे चेक कर लिया जाता है, उसको ऑथेंटिसिटी चेक करके बाद उसका पेमेंट कर दिया जाता है। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक चेक रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका आता है मोबाइल बैंकिंग, जो आजकल आप सभी यूज़ करते हैं। मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है कि एक गेटवे के माध्यम से आपको एक सुविधा प्रदान की जाती है। आप अपने टोटल जो बैंक की ट्रांजैक्शन है, जो चीज़ें आप बैंक में जाके कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं। आपको जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक की आपको एक ऐप दी जाती है, उस ऐप के माध्यम से आप सारी ट्रांजैक्शन जो बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो सारी जो ट्रांजैक्शन है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफ़र, AFT। ये भी एक तरह से ई बैंकिंग की सेवा है। इस प्रकार उपयुक्त सभी सेवाएं जो ग्राहकों को उनकी सुविधा के अनुसार बैंकिंग लेन देन में सुविधा समय समय पर क्या करती है, प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है ई बैंकिंग का, क्यों इसका विकास हुआ, क्या इसकी उपयोगिता है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, हमें क्यों इसकी यूज़ करना चाहिए। वर्तमान में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि व्यक्ति के पास समय नहीं है और हर व्यक्ति कम से कम लागत पर अपनी कार्य संपन्न करना चाहता है, और ई बैंकिंग इन दोनों चीज़ों को पूरा करता है। एक तो आपका समय बचाता है, दूसरा आपकी कॉस्ट भी बचाता है। तो इसका पहला महत्व क्या हुआ, परिचालन लागत में कमी। बैंकों को भी क्या है कि जैसे उनके पेपर की कॉस्ट बचती है, उनकी सिक्योरिटी की कॉस्ट बच के अलग अलग जगह उन्हें सारी चीज़ें खोलनी पड़ती है। आप मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल का ध्यान रख रहे हैं, वो अपने सर्वर का ध्यान रख रहे हैं, तो उन्हें हर जगह हर चीज़ स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। तो बैंकों की क्या होती है, परिचालन लागत कम आती है और वो कम लागत के अंदर अधिक संतुष्टि उपभोक्ता को क्या कर सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। दूसरा इसका महत्व है भौगोलिक सीमाओं की समाप्ति। आपके पास मोबाइल है, आपने उसमें ऐप डाउनलोड कर रखी है, आपके पास नेट की कनेक्टिविटी है, अब चाहे आप किसी भी सुदूर प्रदेश में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, चाहे वहाँ बैंक है या नहीं है, आप अपने सारे ट्रांजेक्शन वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी से पेमेंट ले सकते हैं। तो ये क्या भौगोलिक सीमाओं की क्या करता है, समाप्ति करता है। तीसरा ATM सुविधा प्रदान करना। ATM ई बैंकिंग है तो इसमें क्या है, हर कहीं पे लोग क्या कर सकते हैं, कैश निकलवा सकते हैं, आपको बैंक में लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, बैंक का एक निश्चित टाइम होता है, जबकि ATM के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, 24 घंटे बैंकिंग की सेवाएं ले सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंस है वो है आपकी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना, जो आपको बता दिया गया। नेक्स्ट, खाता संचालन की सुविधा। आप अपना पूरा खाता क्या कर सकते हैं, ई बैंकिंग के माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं। आपको स्टेटमेंट चाहिए, आपको पता लगाना है कि पिछले वाले साल में आपने क्या ट्रांजेक्शन किए हैं, तो ये सारी सुविधाएं जितनी भी हैं नॉलेज से संबंधित, आपको क्या मिलता है, सारे का सारा बैंक मोबाइल पे या फिर लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसको बिना बैंक में जाए कर सकते हैं। नेक्स्ट है भुगतान सुविधा प्रदान करना। आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। अन्य लाभ इसके क्या है, तो 24 घंटे आपको सुविधा मिलती है, आप कहीं भी कभी भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या है, सारी इंपॉर्टेंस है किसकी, ई बैंकिंग की। अब बात करते हैं कि जब इतनी सुविधाएं हैं, सारा कुछ है, तो कोई भी चीज़ अपने साथ सारी अच्छाइयाँ नहीं लाती, उसकी कुछ कमियाँ भी होती हैं, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होती हैं, या कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जिसके माध्यम से हम उसका बेहतर यूज़ और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग में जोखिम या सावधानियाँ रखनी क्या हमें चाहिए, कौन कौन सी जोखिम होती हैं इसमें जो हमें ध्यान में रख के चलनी होती है। पहला आता है इसमें खाते की हैकिंग, क्योंकि सारा सिस्टम क्या होता है, नेटवर्क के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। तो ऑनलाइन जब हम कोई चीज़ करते हैं तो होती तो वो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये जो सॉफ्टवेयर को जनरेट करने वाले होते हैं वो सॉफ्टवेयर को हैक भी कर सकते हैं, या साइट को हैक कर लिया जाता है। तो खाते में क्या होती है, हैकिंग की
ध्यान रखता है। हमें क्या करता है, एक आईडी और पासवर्ड दिए जाते हैं जिसको हमें क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। एक बात आप हमेशा याद रखें, बैंक के द्वारा कभी भी आपसे कभी भी कोई खाते की मैसेज ऐसी डिटेल नहीं पूछी जाती है। बहुत बार लोगों के पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आप खास ध्यान रखें कि ये सब फ्रॉड के हिस्से होते हैं। बैंक कभी भी आपको फ़ोन के माध्यम से कोई भी चीज़ वेरीफाई नहीं करता है। जब भी आपके पास ऐसा फ़ोन आए, आप अपनी ब्रांच में जाके उसको कन्फर्म अवश्य करें। दूसरी इसकी जो सावधान रखने वाली बात है या इसकी जो कमियां है वो क्या, जोखिम क्या है, फिशिंग। फिशिंग क्या होता है, एक तरह से डुप्लीकेट साइट बना ली जाती है। जो ओरिजिनल साइट होती है उसकी जैसे वैसी साइट बनाई जाती है, या फिर उसके माध्यम से ग्राहकों को प्रस्ताव भेजे जाते हैं, और जैसे कोई मेल भेजी आपको, आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फ़ोन या पूरा लैपटॉप या कंप्यूटर आपका हैक हो जाता है, वो वहाँ से उसको ऑपरेट कर लेते हैं, तो इसको बोला जाता है फिशिंग। इसमें हमें क्या सावधान रखना चाहिए, हमें जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं वो हमें ओरिजिनल यूज़ करनी चाहिए। हमें हर कहीं पर वाईफाई इनको कनेक्ट करके हमें इंटरनेट बैंकिंग नहीं करनी चाहिए। खुद के जो हमारे पास नेट है उससे हमें यूज़ करना चाहिए। पासवर्ड वगैरह किसी को नहीं बताने चाहिए। मिलती जुलती साइट जो होती हैं उनसे हमें क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक किसी का कोई कॉन्टैक्ट या फोटो या कोई मेल आया तो उसको हमें क्लिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सावधान रखने वाली बात क्या है, सार्वजनिक कंप्यूटर द्वारा जोखिम। कहीं भी सार्वजनिक कंप्यूटर पे आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप किसी कैफ़े में बैठ गए, वहाँ से कंप्यूटर 1 घंटे के लिए किराए पे लिया आपने रेंट पे, और आप उस पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए आपके पास जो इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके खुद के हों, उनके अंदर जो एंटी वायरस वगैरह सॉफ्टवेयर हैं वो ओरिजिनल हो, उनके माध्यम से आप करें। नेक्स्ट जो इसकी जोखिम है वो है हॉट स्टॉक प्रमोशन। यानी इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्तिगत ईमेल वगैरह वही चीज़ें इसको क्या की जाती है, कुछ अंशों में टुकड़ों में काट के दिखाते हैं ताकि आपका उसमें इंटरेस्ट बनता है, आप उसमें स्टॉक लगाते हैं और भारी मात्रा में फिर आपको हानि उठानी पड़ती है। अगले जो जोखिम है पासवर्ड जोखिम। अब हम छोटे पासवर्ड रखें जो हमें याद रह जाते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी हैक कर लिए जाते हैं। और बड़े पासवर्ड रखते हैं तो हमें क्या करते हैं, वो याद नहीं रहते, हमें कहीं लिखना पड़ता है तो हम उसको सेव कर लेते हैं। तो एक तरह से ये क्या होता है कि पासवर्ड की जोखिम रखते हैं। हमें ऐसे पासवर्ड रखने चाहिए जो सूत्र और हमें याद रह जाए, और कहीं पर हमें इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि आजकल हर जगह सीसीटीवी होते हैं, तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर हमारी ई बैंकिंग यूज़ कर रहे होते हैं, हम उसमें पासवर्ड डाल रहे हैं, तो कहीं आप कैमरे की नज़र में वो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, शॉप पे आपको ऊपर को आप बैठ के कुछ कर रहे हैं, तो आपको खास ध्यान रखना चाहिए जब भी आपको ई बैंकिंग करनी है आप अपना सेपरेट सही जगह सेफ जगह बैठकर इस चीज़ को करें। तो ये सारी इसकी ई बैंकिंग क्या है, जोखिम है, इनमें हमें सावधानी रखनी होती है। एक तरह से ई बैंकिंग जोखिम न होकर ये जो इसकी सिक्योरिटी से संबंधित सारी चीज़ें होती है, तब सिक्योरिटी के जब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसमें सिक्योरिटी तो आवश्यक है। जहाँ पैसे की बात आती है तो हमें थोड़ा सतर्क तो वहाँ रहना ही चाहिए। ई बैंकिंग का एक पार्ट है आपका मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग को एम बैंकिंग भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि आप सारी चीज़ें क्या करते हैं, एक मोबाइल के माध्यम से आप अपने पूरे बैंक खाते का संचालन क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से कर सकते हैं। उससे आप जितनी भी सुविधाएं हैं जो एक बैंक आपको प्रदान करता है वो आप एक मोबाइल की स्क्रीन पे सारा कुछ क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपके खाते की जानकारी होगी, आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए, आपको अपने जमा कितने देखना है, अपने ऋण के बारे में जानकारी लेनी है, अपनी आपको ऋण का पेमेंट करना है, किस्त भरनी है, ईसीएस वगैरह जो कटौती होती है, बीमा पॉलिसी का आपको प्रबंध करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है आपको मोबाइल के माध्यम से ही प्राप्त हो जाती हैं। ये यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग की सारी जानकारी आपको बताई गई है कि इससे आप क्या क्या सुविधाएं ले सकते हैं। जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है पोर्टफोलियो, तो उन साइटों के माध्यम से आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। इसी तरह आपकी आती है एक रिटेल बैंकिंग, यानी जो बैंक होते हैं वो सुविधाएं प्रदान करते हैं ग्राहकों को। रिटेल बैंकिंग में कंपनियां, निगम और अन्य बैंक की तुलना अलग अलग उपभोक्ताओं के लिए बैंकों का सेवाओं का एक प्रदान होता है। अब इसमें क्या क्या सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे आपके बचत खाते हो गए, डेबिट कार्ड हो गए, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसको क्या बोला जाता है, खुदरा बैंकिंग। यानी जो बैंक होते हैं वो आम जनता के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। ई बैंकिंग में आपका एक चर्चित वर्ड आता है ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। इसमें क्या होता है कि एक जो आपके ट्रांजेक्शन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज से तात्पर्य है कि दो स्वतंत्र जैसे कोई व्यावसायिक संगठन है उनके मध्य निश्चित स्टैंडर्ड के आधार पर कुछ मानक होते हैं, उनके आधार पर कंप्यूटर द्वारा व्यावसायिक सूचना और नीतियों का क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। यानी क्या है, आपके दो या दो से अधिक व्यावसायिक संगठन हैं, उनके मध्य क्या करेंगे आप, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे आपके फाइनल किए हुए, उसके अनुसार क्या करोगे आप, कंप्यूटर के माध्यम से सूचना या फिर अपनी योजनाओं का आदान प्रदान करते हैं। एक तरह से ईडीआई एक ऐसी कार्य प्रणाली पर आधारित होती है सामान्य सिद्धांत पर कि इसमें व्यावसायिक सूचनाओं का आदान प्रदान निर्धारित मापदंड के अनुसार हम करते हैं। एक कंपनी जैसे दूसरी कंपनी, तो उसके आपस में इनवॉइस वगैरह ट्रांसफर आप कर रहे हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, उसके आधार पर आप क्या करते हैं, उसको क्लियर करते हैं। यहाँ ईडीआई का आपको एक परफॉर्मे के माध्यम से बताया गया डायग्राम के माध्यम से कि कैसे ये काम करती है। तो इसमें क्या होता है, एक बायर होता है, बायर क्या करेगा, पेमेंट ऑर्डर करेगा, रेमिटेंस वो बायर क्या करेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास भेजेगा, उसकी फिर आपको एसीएच मिलेगी, यानी ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा, वहाँ से उसका क्या हो जाएगा, पेमेंट क्लियर हो जाएगा, सेलर के पास पेमेंट चला जाएगा और बायर को वस्तु मिल जाएगी। तो ये इसको क्या है, ईडीआई को
पूरी प्रक्रिया आपको समझाएगी कि ये कार्यप्रणाली कैसे काम कर सकती है। यानी कि उदाहरण के रूप में जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कंपनी है और दूसरी कंपनी को उसने कोई आदेश भेजा या उसको कोई इनवॉइस भेजा। अब सूचना भेजने वाले कंप्यूटर क्या करेगा कि डेटा को तुरंत सूचना प्राप्त करने वाले को भेज देगा, और जो भेजने वाला है वो क्या करेगा, अपना जो वितरण केंद्र या सेलिंग पॉइंट है उसके अनुसार उसको सूचित कर देगा। अब इसका जो आपस में इनका जो स्टैंडर्ड है उसके आधार पर इनका आपस में ट्रांजेक्शन या ट्रांसलेट कर लिया जाता है। अब जो भेजने वाला है उसका कंप्यूटर क्या करेगा, उसका ऑर्डर किसको दे देगा, फैक्ट्री या गोदाम को दे देगा, और वहाँ से इसका जो डिलीवरी है वो क्या मिल जाएगी, उसके आदेश की पूर्ति हो जाएगी और आपस में पेमेंट को क्लियर कर लिया जाएगा। तो ये सारी जो वर्किंग सिस्टम है किसका है, आपका ईडीआई का, इलेक्ट्रॉनिक जो डेटा इंटरचेंज है आपका, उसकी एक ये मेथड होता है। तो ये था आपका ई बैंकिंग से संबंधित सारी बातें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।